सात भाई अपनी सगी बहन को मारकर उसके मांस को खा जाते हैं। एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले उन वहशी दरिंदों का हृदय जरा सा भी विचलित नहीं हुआ जब उन्होंने अपनी सगी बहन का कत्ल किया और उसके मांस को भूनकर खा गए। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से भारतीय गांव से। उसी गांव में एक परिवार मंगलू का भी था, जिसमें 7 भाई और एक बहन रहती थी। कातक नाम की बीमारी के चलते उनके माँ बाप जल्दी ही ईश्वर को प्यारे हो गए। मंगलू ही अब उन सब में बड़ा था, जिसकी घर में चलती थी। समय गुजरा और वो सब जवान हो गए। माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण उन सब ने शुरुआती कठिनाइयों के बाद बिना माँ बाप के रहना और अच्छे से गुजर बसर करना सीख लिया था। वे सभी भाई बहन आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। 7 भाई जंगल में शिकार आदि के लिए जाते और आजीविका के लिए लकड़ियों आदि के साथ साथ जंगली जानवरों का शिकार करके उन्हें अपना आहार बना लेते। उनकी बहन भी बड़े चाव के साथ अपने भाइयों द्वारा जंगल से लाए गए जंगली जानवरों को पकाकर तैयार कर देती, जिसे सब मिलजुल कर इकट्ठे बैठकर ग्रहण करते और बड़ी तृप्ति अनुभव करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर फिर एक दिन वो घटना हुई जिसने उन भाइयों के अंदर छिपे दरिंदे को बाहर ला खड़ा किया। बात उस दिन की है जब 7 भाई शिकार के लिए जंगल गए हुए थे और घर में उनकी बहन उनके लिए भोजन आदि बना रही थी। ध्यान ना होने के कारण कमली की एक उंगली में उस धार चाकू से कट लग गया, जिससे वो हरा साग काट रही थी। जब तक वो बेचारी खून को बहने से रोक पाती, तब तक उसका काफी सारा खून उस हरे साग के ऊपर बह चुका था। जैसे तैसे उसने एक कपड़ा अपनी उंगली पर बांध लिया और सोचा कि वो अपने भाइयों के आगे इसका जिक्र नहीं करेगी, अन्यथा वो व्यर्थ ही चिंता करेंगे। इसी उधेड़बुन में उसने खून से सने उस हरे साग को ज्यों का त्यों उठाया और पकाकर सब्जी तैयार कर दी। कुछ ही देर बाद जब उसके 7 भाई जंगल से लौटे तो उसने आम दिनों की ही तरह अपने भाइयों को खाना परोसा और खुद भी उनके संग खाने बैठ गई। आज एक बड़ी ही अजीब बात हुई। जब भाइयों ने उस खाने को खाया तो वो उन्हें बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। आज तक उन्होंने कितने ही जंगली जानवरों और पक्षियों आदि का शिकार कर उन्हें पकाकर खाया था, पर ऐसा स्वाद उन्हें कभी नहीं आया था। आज के भोजन में कुछ तो अलग था, जिसके कारण 7 भाई अपनी उंगलियों तक को चाट गए और अपनी बहन द्वारा बनाए गए उस भोजन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अपने बनाए भोजन की इतनी तारीफ सुन उनकी बहन कमली को भी बड़ी खुशी हुई। दिन भर की दौड़ धूप से थके मांदे 7 भाई बिस्तर पर पड़ते ही नींद के आगोश में समा गए। अगली सुबह हुई और जब वो बाहर जाने से पहले फिर से भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे तो एक बार फिर से उन्होंने रात में खाए उस साग की चर्चा छेड़ दी। सबसे बड़े वाला भाई बोला, बहना, कल तुमने जो साग बनाया था उसकी तो बात ही कुछ और थी। तभी दूसरा भाई भी बोल पड़ा, हाँ बहना, ऐसा स्वादिष्ट साग, ऐसा भोजन तो हमने अपने समस्त जीवन में कभी नहीं खाया। भाइयों से एक बार फिर श्याम के साग की तारीफ सुन बहन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई और मुस्कुरा कर रह गई। भोजन करके सभी भाई फिर से जंगल में अपनी आजीविका के लिए शिकार और लकड़ आदि लेने के लिए चल दिए। पता नहीं क्यों, पर अभी भी उन सब के मन में रह रहकर उस श्याम वाले भोजन के ही विचार चल रहे थे। आखिरकार 7 भाइयों ने अपने विचार एक दूसरे के आगे प्रकट किए और सलाह मशवरा किया कि आज घर जाकर सर्वप्रथम बहन से कल वाले स्वादिष्ट साग का राज पूछेंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जिससे उसके स्वाद को हम अब तक भूल नहीं पा रहे। शाम होने पर जब 7 भाई घर लौटे तो दोबारा अपनी बहन की कुशलता और उसके द्वारा बनाए गए उस स्वादिष्ट साग का जिक्र छेड़ दिया और बोले, बहना, बताओ ना, कल वाले साग में तुमने ऐसा क्या मिलाया था कि हम उसके स्वाद को भूल ही नहीं पा रहे। भाइयों की बात सुन उसके मन में हलचल मच गई कि वो उनके आगे जो कुछ हुआ उसे बताए या छुपाए। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाइयों को सच्चाई का पता लगे और वो उसकी उंगली कटने से दुखी हो। पर जब उसके बड़े भाई मंगलू ने अपनी कसम देते हुए बताने की जिद की, तब बार बार पूछे जाने और कसम देने पर न चाहते हुए भी बहन को उन्हें बताना ही पड़ा कि कल उसने साग में ऐसा कुछ भी खास नहीं मिलाया था। बस साग काटते समय उसकी उंगली में कट लग गया था, जिससे उसका काफी खून उस साग पर भी बह गया था। चिंता और उधेड़बुन के चलते उसे ध्यान नहीं रहा और उसने बिना उस साग को साफ किए ज्यों का त्यों पका दिया। अपनी बहन की ये बात सुन उसके 6 भाइयों के अंदर का दरिंदा जाग उठा। उन्होंने सोचा, जब हमारी बहन के खून की कुछ बूंदे मिल जाने मात्र से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इन्हीं विचारों के साथ वो सब रात के खाने आदि से निवृत्त होकर सोने चले गए। सुबह होने पर हमेशा की तरह
भोजन आदि के बाद वो जंगल चले गए, पर आज उन सबके मन में अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। अंततः उनमें से एक भाई अपने मन की बात जुबान पर ले ही आया और बोला, भाइयों, जब हमारी बहन के खून की चंद बूंदे साग पर गिरने से वो इतना स्वादिष्ट हो गया, तो सोचो हमारी बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उसकी बात सुन उनमें से पांचों के साथ साथ बड़े भाई मंगलू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बोले, तुमने तो बिल्कुल हमारे मन की बात जुबां पर ला दी। हम सब भी तो कब से यही सोचे जा रहे थे। उन सातों में से सबसे छोटे वाले भाई को अपने अन्य 6 भाइयों की बात बहुत बुरी लग रही थी। उसे ये सोच सोच कर उनसे घृणा हो रही थी कि वे सब ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पर वो अकेला और सबसे छोटा होने के कारण कुछ ना बोला और अपने क्रोध को पी गया। अत्यधिक चर्चा के बाद 6 भाई इस निर्णय पर पहुंचे कि वो अपनी बहन का कत्ल कर उसके मांस को पकाकर खाएंगे। उन्होंने योजना बनाई कि वो अपनी बहन को बहाने से जंगल की ओर ले आएंगे और तीरों से उस पर प्रहार कर उसकी हत्या कर देंगे और आराम से उसके मांस को पका कर खाएंगे। सबसे छोटे वाले भाई ने जब अपने बाकी बड़े भाइयों के मुख से ये बात सुनी तो उसका हृदय तिलमिला उठा। वो कैसे भी करके अपनी बहन को अपने ही दरिंदे बन चुके भाइयों से बचाना चाहता था, पर 6 एक तरफ थे और वो अकेला एक तरफ। उसमें खुलकर विरोध करने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो दरिंदे भाई अपनी सगी बहन को मारकर उसे खाने का घिनौना षड्यंत्र बना सकते हैं, वो भला उसकी क्या ही मानेंगे। उल्टा उसी के जान पर बनाई तो वो क्या करेगा। यही सोचकर वो अपने बड़े भाइयों के आगे कुछ ना कह सका। योजना अनुसार अगले दिन उन सब में बड़े वाले भाई मंगलू ने अपनी बहन से बड़े ही प्यार से कहा, बहना, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। दिन भर की व्यस्तता के कारण मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। बस कल ही मुझे स्मरण हुआ तो मैंने तुम्हारे लिए फलां फलां गांव में एक बड़ा ही सुंदर नवयुवक देखा है। आज उसी को देखने के लिए हम सब उनके गांव जाएंगे। अब चूंकि जीवन तो तुम्हें ही गुजारना है उसके साथ, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो और उस लड़के के साथ साथ उनके घर आदि को भी देख लेना। अपने बड़े भाई के मुख से अपने विवाह की बात सुन कमली शर्मा गई। आखिर थी तो वो भी एक युवा स्त्री ही। उसके भी अरमान थे कि कोई सुंदर नवयुवक उसका हमसफर बने, जिसके साथ वो खुशी से अपना जीवन बिताए। बड़े भाई के मुख से विवाह की बात सुन उसे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई। वो विचारों में खोई ही हुई थी कि मंगलू फिर से बोल पड़ा, जल्दी से तैयार हो जाओ बहना, हम अभी उसको देखने चलेंगे। कुछ देर बाद सातों भाई अपनी बहन के साथ घर से निकल पड़ते हैं। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तब उनकी बहन ने पूछा, भाई और कितना दूर है। मंगलू ने एक ऊंचे टीले की तरफ इशारा करते हुए अपनी बहन से कहा, बहन तुम उस टीले के ऊपर चढ़ जाओ, वहां से तुम्हारी होने वाली ससुराल का गांव साफ दिखलाई पड़ता है। अपने भाइयों के इरादों से बिल्कुल बेखबर कमली को जैसा कहा उसने वैसा ही किया। जब वो ऊंचे टीले पर चढ़कर देखने लगी तभी उनमें से कुछ भाइयों ने उसे टीले के साथ लगते पेड़ से बांध दिया। ये देख उसकी बहन का हृदय विचलित होने लगा। वो घबराती हुई बोली, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे बांध क्यों रहे हो। तब बड़े भाई मंगलू ने घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, माफ करना बहना, जब तुम्हारे थोड़े से खून से ही साग इतना स्वादिष्ट बन सकता है तो तुम्हारे मांस का स्वाद कैसा होगा। बड़े भाई के मुख से ये बात सुन कमली के पैरों नीचे से धरती निकल गई। पल भर में ही उसे सारा माजरा समझ आ गया कि उसके विवाह की बातें तो सिर्फ एक जाल था, उसके पीछे का असल इरादा तो ये था। मारे घबराहट के वो थर थर कांपती हुई बोली, ये तुम सब क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। अरे जालिमो, उस ऊपर वाले से तो डरो। पर उन दरिंदे बन चुके भाइयों पर अपनी बहन की बातों का कोई असर ना हुआ। छोटा भाई भी ये सब देखकर विचलित हो रहा था, पर उन छहों के आगे बोलने की, उनका विरोध करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। अपने भाइयों के चेहरे पर दरिंदगी देख कमली को समझ आ गया कि उसके दरिंदे बन चुके भाई आज उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो बेचारी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ऊपर वाले, अब तो केवल तुम ही हो जो मुझे मेरे इन हैवान बन चुके भाइयों से बचा सकते हो। वो आंखें बंद कर कांपती थरथराती आवाज में एक सांस भगवान के आगे अपनी सुरक्षा की दुहाई कर रही थी। बड़े भाई ने अपने दूसरे भाइयों को इशारा किया कि वो तीर कमान से बहन के ऊपर निशाना लगाए। आदेश पाकर मंझले भाई ने जब अपनी बहन पर निशाना साधते हुए तीर चलाया तो उसका तीर बिना उसकी बहन को स्पर्श किए बराबर से निकल गया। इस प्रकार बड़े और छोटे भाई को छोड़कर अन्य ने भी निशाना साधा, पर उन सब का तीर भी उनकी बहन के बराबर से निकल गया। ये देखकर बड़ा भाई झुंझला उठा, हटो सब, तुम एक निशाना तक नहीं लगा पा रहे। जब उसने निशाना साध कर तीर चलाया तो उसका तीर भी अन्य भाइयों की ही तरह
बहन को स्पर्श किए बिना काफी दूर से निकल गया। बड़ा भाई हैरान था कि इतना अचूक निशाना होते हुए भी आज उसका तीर चूक कैसे गया। अब उसने सबसे छोटे वाले भाई को तीर चलाने का हुक्म दिया, पर छोटे भाई ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब बड़ा भाई बोला, हम शुरू से ही तुम्हें देखते आ रहे हैं, तुम हमारे इस कृत्य से जरा भी खुश नहीं लग रहे। अगर तुम निशाना नहीं साधोगे अथवा तुम्हारा तीर बहन को नहीं लग